हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हम लोग मुस्लिम लॉ का बचा हुआ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुस्लिम लॉ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कवर किया है और उसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आज कवर होगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 है मुस्लिम लॉ पे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें है। अभी जो आज होने वाला है ये भी इम्पॉर्टेंट्स हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था पहले वाले पार्ट में, जैसे कि सोर्सेज हो गया, स्कूल हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ के। डावर भी हमने पढ़ रखा है। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। म्यूटा मैरिज हो चुका है ये सब। चलिए, ये डाइवोर्स का टाइप था, ये भी हो गया है। और चलिए, यहीं पे ख़त्म हुआ था। ये पेड बैच के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। 1699 में पेड बैच है, जिसमें ये सब आप लोग को मिलता है। रिकॉर्डिंग मिलता है सारे लेक्चर्स का, नोट्स मिलता है, MCQs मिलता है, और मॉक टेस्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी होगा आप लोगों का, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा। और मेमोरी बेस्ड PIQs मिलेंगे 2016 से 2025 के। तो ये सारे चीज़ जो है वो पेड बैच के पार्ट है। और फ्री क्रैश कोर्स में आप ये चीज़ लाइव अटेंड कर सकते हैं इस क्लास को। और ज्वाइन अगर किसी को करना है तो आप इस नंबर पे या इस नंबर पे किसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, नोट डाउन कीजिए। मेंटेनेंस, विच इज कॉल्ड नफाका, NAFAQA। मेंटेनेंस को नफाका भी कहा जाता है, मेंटेनेंस को, ठीक है। तो आप लोगों ने मेंटेनेंस पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। आपको BNSS के अंडर भी मेंटेनेंस पढ़ना है, मतलब ओल्ड CRPC में मेंटेनेंस था। और कौन सा सेक्शन था मेंटेनेंस का CRPC में? सबको पता है, सेक्शन 125। और BNSS में कौन सा सेक्शन है? आप लोग लिखिए कमेंट में, BNSS में कौन सा सेक्शन है मेंटेनेंस का। ओके, तो कुछ बेसिक थिंग्स जो आपको पता होगा कि ये 125 ऑफ जो CRPC है, या जो है मैं ही बता देता हूँ, या सेक्शन 144 ऑफ जो BNSS है, सेक्शन 144 ऑफ BNSS या 125 ऑफ CRPC, जो कि अब रिपीट हो चुका है पूरा का पूरा CRPC, जो मेंटेनेंस की बात करता है। ये क्या है? क्या ये किसी खास रिलीजन के लिए है, या ये सभी रिलीजन पे अप्लाई होता है? ये जो है सभी रिलीजन पे अप्लाई होता है, अप्लाइज टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आप लोगों को पता होगा कि 125 CRPC या 144 BNSS जो है वो ये रिलीजन न्यूट्रल है। ये ऐसा नहीं है कि बस हिंदूज़ या बस मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है, ये सब पे अप्लाई होता है। 125 के अंडर जो मेंटेनेंस है वो कोई भी क्लेम कर सकता था, ठीक है। या आज अब जो है BNSS के अंडर मेंटेनेंस जो है वो कोई भी वाइफ क्लेम कर सकती है। तो पर्सनल लॉ में भी क्लेम किया जा सकता है, और ये BNSS के अंडर भी क्लेम किया जा सकता है। ऑप्शन है, किसी के अंडर भी जाया जा सकता है। तो जब भी एक वैलिड मैरिज होता है तो हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वाइफ को क्या करे? मेंटेन करे। मतलब उनको जो भी नेसेसिटीज़ है वो प्रोवाइड करे, ताकि वो भी अपना जो सर्वाइवल है वो कर सके। जो बेसिक कंसेप्ट है मेंटेनेंस का आप सबको पता है, तो हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो पढ़ते हैं हम लोग जो एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि वैलिड मैरिज होना ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि वर्ड मैरिज में कोई मेंटेनेंस क्लेम करेगा। मैरिज अगर वर्ड है तो मेंटेनेंस क्लेम वर्ड मैरिज में नहीं कर सकता है, ठीक है। वैलिड मैरिज होना चाहिए। तो आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि जो जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि जो डाइवोर्स्ड मुस्लिम वीमेन है उसको कब तक मिलता है, क्या मिलता है? मेंटेनेंस मिलता है एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है इनके मेंटेनेंस की बात करता है ओनली टिल इद्दत पीरियड।
इद्दत पीरियड के बारे में ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, इद्दत पीरियड के बारे में डिस्कस किए थे कल ना। छोड़िए, बहुत ऊपर चला गया होगा, आप लोगों ने अटेंड किया ही होगा, तो आपको पता है कि इद्दत पीरियड क्या होता है और इद्दत पीरियड कितने टाइम के लिए होता है, ये सब मैंने बताया था। डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद इद्दत जो है ऑब्जर्व करना होता है किसको, मुस्लिम वीमेन को, और क्यों करना होता है और कितना करना होता है ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो मैंने बताया कि डाइवोर्स मुस्लिम वीमेन को इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलता है, ये एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है। एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ हस्बैंड इज इंटाइटल्ड टू या हस्बैंड इज ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन हिज वाइफ ओनली अप टू इद्दत पीरियड। बट फिर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसका नाम लिखिए, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। कब आया ये जजमेंट? 1985 में। सबको नाम याद होना चाहिए, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, वेरी लैंडमार्क जजमेंट of the Supreme Court of India. In this case, Supreme Court held that a divorced wife is entitled to get maintenance from her husband until she remarries, even after the इद्दत पीरियड। जब इद्दत पीरियड के बाद भी उनको मेंटेनेंस मिलेगा जब तक कि वो शादी नहीं कर लेती दोबारा, जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती, अगर वो खुद को मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है तो। और लेकिन कहाँ मिलेगा? सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मिलेगा, या आप कहें तो 144 बीएनएसएस के अंडर मिलेगा, ओके। और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो 125 सीआरपीसी है या कहें कि 144 बीएनएसएस जो है अब ये प्रिवेल करता है ओवर पर्सनल लॉ पे। क्या करता है? 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस प्रिवेल्स ओवर पर्सनल लॉ एंड हेंस कि अगर इफ वाइफ इज अनेबल टू maintain herself then husband is liable to maintain her even after इद्दत पीरियड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए, until she remarries। तो समझ गए ना आप, ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको रटा हुआ होना चाहिए। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्या की, 125 सीआरपीसी जो है वो क्या करता है? प्रिवेल करता है ओवर पर्सनल लॉ। यानी कि मुस्लिम लॉ पे कौन प्रिवेल करेगा? सीआरपीसी का 125 प्रिवेल करेगा। और 125 जो है वो किसी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, सब पे अप्लाई होता है। और अगर वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है इवन आफ्टर इद्दत पीरियड भी, तो हस्बैंड का ऑब्लिगेशन है कि उसको मेंटेन करेगा जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक। सबको क्लियर है ना? तो एग्ज़ाम में आएगा कि क्या इद्दत पीरियड के बाद मेंटेन करने के लिए हस्बैंड ऑब्लिगेटेड है, तो शाह बानो के जजमेंट के अकॉर्डिंग है। लेकिन इस जजमेंट के बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ, उसके बारे में आपने जाना होगा। मैं बता देता हूँ कि ये जजमेंट जब आया तो फिर गवर्नमेंट जो है वो नया एक्ट लेकर के आ गई, और उस एक्ट का नाम था लिखिए, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। याद रखिएगा इस एक्ट का नाम, मैंने बोला मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये कब आया था भाई? ये इस जजमेंट के बाद है। देखिए 1985 का जजमेंट है, 1985 का जजमेंट है, और 1986 में ये एक्ट आ गया। और ये एक्ट से एक तरह से हम गवर्नमेंट ने क्या किया, ओवर रूल करना चाहा। किसको? शाह बानो के जजमेंट को। ये जो शाह बानो का जजमेंट है इसी को ओवर रूल करना चाहा, क्योंकि मुस्लिम्स कम्युनिटी में बहुत ही इनस्टेबिलिटी और अनरेस्ट का माहौल हो गया हुआ था शाह बानो के जजमेंट के बाद, बहुत ही नाराज़गी थी। तो उन्हीं नाराज़गी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया, ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अनरेस्ट ना हो, और मुस्लिम मेन को बेसिकली एक तरह से खुश करने के लिए ये लाया गया, क्योंकि ये फीमेल का राइट को स्नैच कर रहा था
किस राइट को, यह इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी जो मेंटेनेंस की बात कह दी गई साहबानों में, उसी राइट से छीन लिया गया, उसी राइट को छीन लिया गया, डिप्राइव कर दिया गया वीमेन को बाय इनैक्टमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्ट बाय द देन गवर्नमेंट। इस एक्ट का सेक्शन 3(1)(a) जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये है। इसमें क्या कहा गया आइए बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू मेक फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस टू मेंटेन वाइफ विदिन पीरियड ऑफ इद्दत। देखिए, गवर्नमेंट ने एक्ट लाया मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसका सेक्शन 3(1)(a) कहता था कि हस्बैंड जो है इज रिक्वायर्ड टू मेक फेयर एंड जस्ट, ठीक है, इस वर्ड को आप एकदम ध्यान में रखेंगे, फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस टू मेंटेन वाइफ विद इन इद्दत पीरियड। तो गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया कि विद इन इद्दत पीरियड तक ही प्रोविजंस करने हैं। जो भी प्रोविजंस करने हैं हस्बैंड को, हस्बैंड की बात हो रही है, हस्बैंड को कब तक के लिए लायबल है मेंटेन करने के लिए, इवन विद इन इद्दत पीरियड ही लायबल है, और उतना तक ही उनको जस्ट एंड फेयर प्रोविजंस करना है मेंटेन करने के लिए। तो ये जो जजमेंट है साहबानों का, जिसमें कहा गया कि इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी मेंटेन किया जाएगा वाइफ को, उसके बियॉन्ड भी, अगर वो अनेबल है टू मेंटेन हर सेल्फ। तो इस जजमेंट को ओवरऑल किया गया इस एक्ट के द्वारा, और कहा गया कि बस विद इन इद्दत पीरियड ही मेंटेन करेगा हस्बैंड साहब, और उतने ही तक ही व्यवस्था करना है उसको। और अगर हस्बैंड मान लीजिए नहीं है, मतलब कि अगर जो है इद्दत पीरियड के बाद भी उनको ज़रूरत है मेंटेनेंस का, तो कौन करेगा मेंटेन? तब करेगा एयर्स करेंगे या वक्फ बोर्ड करेगा। ये सब था इस एक्ट में, इनकी बात की गई थी। मतलब हस्बैंड को बेसिकली यहाँ खुश करना है ना, तो हस्बैंड की लायबिलिटी मुक्त की गई, और उन जो एयर्स हैं वो मेंटेन करेंगे, वक्फ बोर्ड है वो मेंटेन करेगा ज़रूरत पड़े तो, लेकिन हस्बैंड की ऑब्लिगेशन बस इद्दत पीरियड तक ही फिक्स की गई। एंड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट फिर ये दिक्कत होने लगी हर जगह, केस जो होने लगा वेरियस हाई कोर्ट्स वगैरह में, तो हाई कोर्ट्स अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगे अपना। कोई हाई कोर्ट हेल्ड कर रहा था कि हाँ लायबल है इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी मेंटेनेंस के लिए, कोई कह रहा था नहीं लायबल है क्योंकि इस एक्ट ने साहबानों का जो जजमेंट है उसको सेटिसाइड कर दिया है। तो ये डिस्प्यूट तब तक चलता रहा जब तक कि एक और जजमेंट नहीं आ गया जिसका नाम है डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का जजमेंट है। सो इन दिस पार्टिकुलर केस, इस केस में जो है ये इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही चैलेंज कर दिया गया था। 1986 वाले एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर दिया गया था कि कहा गया था कि जो एक्ट है ये अनरीजनेबल है और आर्बिट्रेरी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एक्ट ऑफ 1986 वाले एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया गया, और पार्टिकुलर तरह से इंटरप्रेट किया गया। यही जो फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस है इसको इंटरप्रेट किया गया। इसको क्या किया गया? इंटरप्रेट किया गया, जो मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है सेक्शन 3(1)(a) में जो ये है फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। तो क्या इंटरप्रेट किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस करना है हस्बैंड को, ध्यान से सुनिएगा, जो हस्बैंड को फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस करनी है किस चीज़ के लिए? वाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो इतना प्रोविजंस कर देना है कि वो बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी वाइफ को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस शैल टू बी मेड, या कहे तो शैल एक्सटेंड बियॉन्ड इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करेगा, और भले ही इसको किया जा रहा है विद इन इद्दत पीरियड। ओके, विद इन इद्दत पीरियड ही आप इतना पैसों की व्यवस्था कर दीजिए, आप इतने संसाधन का व्यवस्था कर दीजिए कि उसके पश्चात भी इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी वाइफ को मेंटेन करने के लिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों काम कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड भी कर दिया, और वाइफ का जो राइट है टू गेट मेंटेनेंस इवन आफ्टर इद्दत पीरियड वो भी मेंटेन कर दिया। ठीक है, बिना ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किए इसको जो है पार्टिकुलर इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वाइफ का जो राइट टू गेट मेंटेनेंस है उसको फिर से एक्टिव कर दिया, और जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको एंड कर दिया।
तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है फेयर एंड जस्ट प्रोविजंस ये क्या करेगा, शैल एक्सटेंड बियॉन्ड इद्दत पीरियड एंड इट शैल बी मेड विदिन इद्दत पीरियड, कि आप PRIOD पीरियड, ठीक है, आप जो है ये फेयर एंड जस्ट एंड फेयर प्रोविज़न की जो व्यवस्था है वो विदिन इद्दत पीरियड ही कर दीजिए, विदिन इद्दत पीरियड ही कर दीजिए, लेकिन वो एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी, उसके बाद भी उसको मेंटेन करने के लिए वो होना चाहिए काफ़ी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के राइट को क्या क्या एक्टिव किया, डाइवोर्स्ड वाइफ को, ठीक है, डाइवोर्स्ड वाइफ के राइट को। और कब तक के लिए वो व्यवस्था होना चाहिए, जब तक कि वो रीमैरी ना कर ले, जब तक उसकी दूसरी शादी ना हो जाए, जब तक वाइफ जो है फिर से शादी ना कर ले, तब तक उसको मेंटेन करने के लिए वो काफ़ी होना चाहिए। इतना जो है आपको अरेंजमेंट कर देने हैं, विद इन इधर पीरियड ही इतना अरेंजमेंट कर दीजिए कि बियॉन्ड इधर पीरियड भी उसको मेंटेन करने के लिए सफिशियंट हो। समझ गए आप सभी ना इसको? चलिए समझ गए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे आते हैं। ये भी चैप्टर हो गया, अगले चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को FARAID फ़रैद भी कहते हैं, ठीक है, इसको जो भी प्रोनाउंस कीजिए आप FARAID फ़रैद भी कहते हैं, इनहेरिटेंस को ही कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, नफाका भी कहते हैं, मेंटेनेंस को नफाका भी कहते हैं, वैसे ही इनहेरिटेंस को फ़रैद भी कहते हैं। इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं इनहेरिटेंस में, जैसे कि एक होता है पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए क्या होता है पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है पर कैपिटा वाले में ध्यान से सुनिएगा, इसको रट लेना है, आपको याद रखना है। पर कैपिटा में क्या होता है, इसमें ब्रांच को नहीं देखा जाता है कि किस ब्रांच से आप आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ईच लिविंग एयर। लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी is divided equally among each living heir individually। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर थ्रू विच ब्रांच दे कम। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस ब्रांच से आए हुए हैं, इसमें सबको इंडिविजुअली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। क्या है मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, अब एग्जाम्पल मैं जब दूंगा तो समझ में आएगा। लेकिन इसमें देखिए लिखा हूँ मैं, प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली। प्रॉपर्टी कैसे बढ़ता है, इक्वली बढ़ता है। किसमें बढ़ता है भाई, सभी लिविंग ईयर में बढ़ता है, जितने उत्तराधिकारी है सब में बराबर बढ़ता है। इंडिविजुअली देखा जाता है कि कौन कौन लोग हैं उसमें बांटना है। इसमें ये नहीं देखा जाता है किस क्लास से आए हैं, किस ब्रांच से वो लोग आए हैं। ये सब मैं आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ग्रैंडफादर हो गए, ये क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए। इनके 2 बेटे हैं, एक A है और एक B है, ठीक है। और A का भी 1 बेटा है, X है, और B के 2 बच्चे हैं, Y है, Z है। समझ गए, ग्रैंडफादर हो गए, इनके 2 बच्चे हैं A और B। A का एक ही बच्चा है X, B का 2 बच्चा हो गया Y Z, Y हो गया और Z हो गया। अब जो है A का क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है, B का भी क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। अभी ग्रैंडफादर जिंदा है, ठीक है, ये ग्रैंडफादर जो है जिंदा है, और अब मृत्यु होती है ग्रैंडफादर की, ठीक है। यानी कि A और B पहले से डेथ हो चुका था, ग्रैंडफादर की मृत्यु अब होती है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, लिविंग छोड़ करके डाइज नाउ, मतलब अब इनकी मृत्यु होती है। और A की मृत्यु पहले से हो चुकी है, B की मृत्यु पहले से हो चुकी है। अब ग्रैंडफादर मरते हैं तो उनकी संपत्ति बंटनी है किसमें बंटनी है, X में, Y में, Z में, ठीक है। X में, Y में, Z में ग्रैंडफादर की संपत्ति बंटनी है। A को नहीं बंटनी है, A तो डेथ हो चुका है ना, B का तो डेथ हो चुका है पहले से ही। तो ग्रैंडफादर जब जाएंगे तो उनकी संपत्ति बटेगी X में, Y में, Z में। तो कैसे बटेगी X में, Y में, Z में, तो ये जो प्रिंसिपल है पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहता है, अब देखिए अब समझ में आएगा
आएगा? पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि हम देखेंगे कितने लिविंग ईयर्स है, देखेंगे कौन कौन जिंदा है, कितने लिविंग ईयर्स है, फिर उनमें इक्वली बांट देंगे। हम इंडिविजुअल लिविंग ईयर्स को देखेंगे और उनमें इक्वली बांट देंगे। तो हम इंडिविजुअल लिविंग ईयर को देख रहे हैं तो पहला ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, तीसरा ये मिल रहा है, तो तीनों में हम बराबर बांट देंगे। देखिए प्रिंसिपल समझिए, इंडिविजुअल लिविंग ईयर को देखेंगे तो इंडिविजुअल लिविंग ईयर कौन कौन है? एक्स है, वाई है, जेड है। उनमें अब कह रहा है कि इक्वली बांट दीजिए, तो इक्वली बांट देंगे। तो एक्स को कितना मिलेगा भाई? एक्स को मिलेगा 1/3, वाई को मिलेगा 1/3, जेड को मिलेगा 1/3। सबको बराबर मिल गया ना, ये देखिए सब बराबर को मिल गया, सबको बराबर मिल गया। यहाँ पे अब और एक और चीज़ बचा तो वो भी आप समझ जाएंगे। मैंने लिखा है नो मैटर थ्रू विच ब्रांच दे कम, मैंने लिखा है नो मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस ब्रांच से वो आए हैं। अब देखिए ये हमने देखा क्या कि ये बी का अकेला 2 बेटा था और ए का एक ही बेटा था, तो एक के बेटे को ज़्यादा मिलना चाहिए था और बी को बढ़ जाना चाहिए था। ये हमने नहीं देखा, ये नहीं देखा कि किस ब्रांच से वो आए हैं, किस लाइन से आए हैं, ये नहीं देखा गया। तो इसी को कहते हैं पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मैंने लिखा था सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने लिखा था प्रॉपर्टीज डिवाइडेड इक्वली, जैसे मैंने बराबर सब में बांट दिया। अमॉन्ग ईच लिविंग ईयर, मैंने लिविंग ईयर को देखा कौन कौन जिंदा है, इंडिविजुअली कौन कौन इंडिविजुअल लिविंग ईयर जिंदा है, फिर मैंने इक्वली बांट दिया बिना ये देखे हुए कि वो किस ब्रांच से आए हैं। तो ग्रैंडफादर साहब के 2 बेटे थे, ए और बी, और हम ये नहीं देख रहे हैं कि बी के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं। ये एक बी के बच्चे को एक ग्रुप बना नहीं रहे हैं, ए के बच्चे को एक ग्रुप हम नहीं बना रहे हैं अलग। हम डायरेक्ट देख रहे हैं जो एयर्स हैं, एयर्स निकले थे एक्स, वाई और जेड, तो ये 3 एयर्स हैं, तीनों में हम बराबर बांट दिए। दिस इज पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम अगले पे आते हैं जिसको कहते हैं पर स्ट्राइप्स का स्पेलिंग गलत लिख दिए, STIRPS होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये दूसरा हो गया, ये समझ गए आप पर कैपिटा। अब पर स्ट्राइप्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए इसमें कि द स्टेट इज डिवाइडेड बाय ब्रांच। ये ब्रांच के थ्रू डिवाइड होता है। ये क्या होता है? ब्रांच के थ्रू डिवाइड होता है। अब सेम सिनेरियो को लेते हैं। सेम सिनेरियो को क्या था? ग्रैंडफादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ए का एक बेटा है एक्स, बी का 2 बेटा है वाई एंड जेड। इनका डेथ हो चुका है पहले ही, डैड है, और ये भी जो है डेथ हो चुका है इनका। ये नजायज का आप लोग इसको डी समझ लेंगे, इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, इसका मतलब ये मर चुके हैं और ये अभी सून डेथ हुआ है, मतलब तुरंत डेथ हुआ है इनका ग्रैंडफादर का, तभी इनका संपत्ति बंटना है। अब जो है हमारे पास देख रहे हैं तो हमारे पास 3 ईयर्स हैं, एक एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, तीसरा जेड हो गया। ए और बी की तो मृत्यु हो चुकी है, सेम तरह का सिचुएशन ऊपर वाला। ग्रैंडफादर की अब डेथ हुई तो अब एक्स वाई जेड में बंटना है। तो अब कहता है पर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन कि ये ब्रांच में बढ़ता है, इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कौन जिंदा है, उसमें इक्वली नहीं बांट रहे हैं, ये ब्रांच के थ्रू बटेगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 ब्रांच यहाँ निकल के आता है, ये जो है फर्स्ट ब्रांच है और ये जो है सेकेंड ब्रांच है। तो इन दोनों में इक्वली बटेगा। तो ए विल गेट 1/2 एंड बी विल गेट 1/2। ए को आधा मिलेगा और बी के ब्रांच को आधा मिलेगा। भले ही ए और बी जिंदा नहीं है, बट इस ब्रांच में 1/2 आ गया और इस ब्रांच में 1/2 आ गया। तो अब बताइए ए को जब 1/2 आ गया तो एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को अकेला बेटा है ना, तो पूरा का पूरा 1/2 इसको भी मिल गया, 1/2 पूरा इसको मिल गया, क्योंकि ए के पास 1/2 है अगर, तो एक्स के पास भी 1/2 आ गया, अपने पापा से पूरा का पूरा आ गया इसको। और वाई और जेड ये दोनों को कितना मिलेगा? क्योंकि बी के पास 1/2 ही है तो इसका भी आधा आधा इनको मिलेगा। तो वाई को कितना मिलेगा? 1/4। जेड को कितना मिलेगा? 1/4। 1/2 का भी आधा होता है 1/4। 1/2 को 2 हिस्से में बांटेंगे तो 1/4 हिस्से में आता है। तो अब देखिए कि पर स्ट्राइप्स के अकॉर्डिंग ये कैसा इनको मिला।
एक्स को 1/2 मिल गया, वाई को 1/4 मिला, जेड को 1/4 मिल गया। लेकिन पर कैपिटा के अकॉर्डिंग एक्स को भी 1/3 मिला था, वाई को भी 1/3 मिला था, जेड को भी 1/3 मिला था। तो आप समझ गए ना। किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है पर कैपिटा एंड पर टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन में, पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम ब्रांच को नहीं देखेंगे, हम ब्रांच को क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि लिविंग ईयर्स कौन कौन जिंदा है, और जो भी लिविंग ईयर्स हैं उनमें हम बराबर बराबर बांट दे रहे हैं। ये नहीं देखना है कि किस ब्रांच से आ रहे हैं। और पर टाइप्स में देख रहे हैं कि किस ब्रांच के वो हैं, ब्रांच वाइज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 ब्रांच था, ए और बी, ए को आधा गया, बी को आधा गया, और एक ही संतान था तो उसको पूरा का पूरा आधा मिल गया, और बी के 2 संतान थे तो उनको उसका भी आधा आधा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच बीच में आ गया। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आप लोग जो है लिख करके बताइए कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, किसी को भी डाउट होगा बाद में भी तो आप मैसेज पे ग्रुप में कहीं भी पूछेगा, मैं फिर दोबारा समझाऊंगा। पर कैपिटा और पर टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए ये समझ में आ गया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में, अभी इनहेरिटेंस में ही आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए क्लासेस ऑफ एयर्स एज पर सुन्नी। क्लासेस ऑफ एयर्स एज पर सुन्नी, सुन्नी के अकॉर्डिंग कौन कौन एयर्स होते हैं, सुन्नी के अकॉर्डिंग कौन कौन एयर्स होते हैं। तो लिखिए पहला हो गया शेयरर्स, इनको क्या कहते हैं, धुल फरायद कहते हैं, DHUL FARAID। इनको कितना मिलता है, इनको कितना मिलता है, इनके लिए जो है वो कुरान फिक्स किया हुआ है। ये जो है प्रेस्क्राइब्ड इन द कुरान इटसेल्फ, ये कुरान में ही प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि इनको कितना मिलेगा। शेयरर्स आर इंटाइटल्ड टू द फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द स्टेट विच आर प्रेस्क्राइब्ड इन द कुरान इटसेल्फ। कुरान में ही दिया हुआ है कि कितना इनको पोर्शन मिलेगा, और वही पोर्शन इनको मिलता है। तो याद रहेगा आपको कि शेयरर्स का शेयर कौन फिक्स करता है, कुरान करता है। शेयरर्स का शेयर कौन फिक्स करता है, कुरान करता है। अब लिखिए कि देयर आर 12 शेयरर्स इन सुन्नी लॉ। सुन्नी में 12 शेयरर्स की बात की गई है, 12 शेयरर्स। तो आपको मैं लिखवा देता हूँ कि मेल में कौन कौन सा हो जाएगा, मेल में कौन कौन सा हो जाएगा। पहले पे आ गए हस्बैंड हो गया, फिर हो गया फादर, फिर हो गए ग्रैंडफादर, फिर हो गए यूटेरिन ब्रदर। यूटेरिन ब्रदर आप लोग समझते हैं, यूटेरिन ब्रदर ये जो होता है सेम मदर डिफरेंट फादर वाले ब्रदर्स को कहते हैं यूटेरिन ब्रदर। सेम मदर होती हैं, डिफरेंट फादर होते हैं, यानी कि यूटेरस सेम है, सेम ही यूटेरस है, मदर एक है यानी कि सेम यूटेरस है, इसलिए यूटेरिन ब्रदर हो गए। कितना आसान है, सेम यूटेरस इसलिए यूटेरिन ब्रदर, माँ एक है, फादर अलग अलग है। अब आते हैं हम लोग फीमेल पे। फीमेल पे लिखिए 1 नंबर में वाइफ हो गई। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये 12 शेयरर्स बता रहा हूँ जो कि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग है। शेयरर्स कौन है, जिसका कुरान फिक्स करता है, और 12 शेयरर्स हैं सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग। ये हो गए, ये मेल शेयरर्स हो गए और फीमेल शेयरर्स। ठीक है, मेल शेयरर्स हो गए, फीमेल शेयरर्स। वाइफ के बाद डॉटर लिखिए सन्स डॉटर लिखिए, मदर लिखिए, ग्रैंड मदर लिखिए। सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो दिक्कत भी नहीं होगा। फुल सिस्टर लिखिए, फुल सिस्टर, फिर कंसैंग्विन सिस्टर लिखिए, फिर लास्ट में यूटेरिन सिस्टर। वाइफ में कौन कौन से, सॉरी फीमेल में कौन कौन से शेयरर्स हो गए, वाइफ हो गई, पत्नी हो गई, बेटी हो गई, सन्स डॉटर हो गई, बहू हो गई, सॉरी सन्स डॉटर, बहू नहीं हो गई, पोती हो गई। फिर है मदर हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, फुल सिस्टर हो गई, कंसैंग्विन सिस्टर। कंसैंग्विन सिस्टर क्या होता है, ये होता है सेम फादर डिफरेंट मदर। अगर फादर सेम है
मदर अलग अलग हैं तो हम कंसैंग्विन सिस्टर कहेंगे। फिर यूटेरिन सिस्टर, यूटेरिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये सब शेयरर्स हो गए, सुन्नीज़ के अकॉर्डिंग ये सब शेयरर्स हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गए शेयरर्स। ये पहला था, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा लिखिए रेजिड्यूअरीज, इनको कहते हैं असाबत, ASABAT। ये दूसरे हो गए। ये पहला जो मैंने बोला क्लासेस, पहला क्लास था शेयरर्स, और दूसरा क्लास हो गया रेजिड्यूअरीज। ये मैं हटा देता हूँ लाइन, नहीं तो लगेगा टॉपिक ही खत्म हो गया, वही टॉपिक चल रहा है। पहला क्लास हो गया शेयरर्स, दूसरा क्लास हो गया रेजिड्यूअरीज। इनको क्या मिलता है भाई, इनको क्या मिलता है, नाम ही है रेजिड्यूअरीज। तो शेयरर्स के देने के बाद, मतलब जब शेयरर्स अपना पोर्शन रिसीव कर लेते हैं तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो रेजिड्यूअरीज इनहेरिट करते हैं, ठीक है। शेयरर्स को, यानी कि ये वाले लोग को देने के बाद, ये जो है उनको देने के बाद जो बचता है वो रेजिड्यूअरीज हायर करते हैं। लिखिए कि दे इनहेरिट remainder of estate after sharers receive their portions, ठीक है। और ये जनरली क्या होते हैं, जनरली जो होते हैं मेल एग्नेट्स होते हैं। मेल एग्नेट्स का मतलब हो गया कि मेल लाइन के जो रिलेटिव्स हो गए, जो मेल लाइन के रिलेटिव्स थ्रू मेल लाइन, मेल लाइन में जो भी रिलेटिव्स हो गए वो मेल एग्नेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लीजिए तो जैसे मान लीजिए सन से सन हो गया, जैसे कि अंकल हो गए, ये सब जो है इसमें आ जाएंगे, एक्सेट्राज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं आ सकती, इसमें फीमेल भी आती है। कहाँ गया पेन, फीमेल भी आती हैं, लेकिन प्राइमरली जो है मेल एग्नेट्स ही आते हैं। चलिए अगले पे आते हैं, 2 हो गया। तीसरा लिखिए डिस्टेंट किंडर्ड, इसको कहते हैं धुल अरहम, ठीक है। ये मुस्लिम टर्मिनोलॉजी आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने कल ही बताया था। तो आज वाले तो ये सब जो है कम इंपॉर्टेंट है, ये सब कम पूछने के चांस है कि रेजिडुअरीज को क्या कह देते हैं मुस्लिम में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में डिस्टेंट किंडर्ड को क्या कहते हैं। कल के क्लासेस में जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताया था इस्लामिक लॉ का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऑप्शन ऑफ पिवोटी को क्या कहते हैं याद होना ही चाहिए। मेंटेनेंस को क्या कहते हैं याद होना ही चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग गिफ्ट विफ्ट पढ़ेंगे तो गिफ्ट विफ्ट में भी वो सब याद होना चाहिए। तो डिस्टेंट किंडर्ड को कहते हैं धुल अरहम। अब ये कौन होता है, ये जो दोनों में नहीं आए वो इसमें आ गए, जो दोनों में नहीं आते हैं वो इसमें आते हैं। कुछ रिलेटिव्स वैसे होते हैं जो ना शेयरर्स में फॉल कर रहे हैं ना रेजिडुअरीज में फॉल कर रहे हैं, तो इसमें आ जाते हैं कि दे आर दोज रिलेटिव्स हु आर नाइदर शेयरर्स नॉर रेजिडुअरीज। जो ना शेयरर्स हैं ना रेजिडुअरीज हैं, जो ना शेयरर्स हैं ना रेजिडुअरीज हैं, वो क्या है, डिस्टेंट किंडर्ड हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें आ जाएंगे नाइस जैसे हो गया, या नेफ्यू हो गया, फीमेल लाइन वाला, ये सब इसमें आ जाएगा। या मान लीजिए मैटरनल अंकल हो गए, मैटरनल अंकल या आंट भी। और ये कब इनहेरिट करते हैं, ये तभी इनहेरिट करते हैं जब शेयरर्स नहीं रहते हैं और रेजिडुअरीज नहीं रहते हैं, ठीक है। जब शेयरर्स नहीं रहते हैं, इफ़ देयर इज़ नो शेयरर और रेजिडुअरीज, देन दे इनहेरिट, जो कि बहुत ही कम चांस है कि कोई शेयरर ना रहे, कोई रेजिडुअरी ना रहे। जब कोई नहीं रहता है तो कौन इनहेरिट करता है, डिस्टेंट किंडर्ड। ये आप समझ गए ना, सुन्नी के अकॉर्डिंग 3 ही होते हैं, ठीक है। क्लासेज ऑफ ईयर्स एज पर सुन्नी लॉ 3 होते हैं, तीनों आप समझ गए। आगे बढ़े, अब लिखिए सिया क्लासिफिकेशन। सिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से ईयर का क्लासिफिकेशन है। तो सिया जो है, सिया लॉ जो है वो शेयरर्स रेजिडुअरीज में कोई स्ट्रॉन्ग जो है या रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं करता है। इनमें जो है 3 तरह के क्लासेस आते हैं, ये जो है 3 तरह के क्लासेस हैं। पहला लिखिए पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन,
दूसरा लिखिए ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तीसरा लिखिए पैटर्नल या मैटरनल अंकल या आंट। मैंने लिखा कि अब सिया का हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन्नी का पढ़ चुके हैं। ऊपर जो हम लोग पढ़े शेयरर्स और रेजिडुअरीज और डिस्टेंट किंडर्ड, वो सुन्नी के अकॉर्डिंग था। अब हम लोग सिया का देख रहे हैं। सिया के अकॉर्डिंग जो है वो शेयरर्स रेजिडुअरीज में क्लासिफिकेशन नहीं हो रखा है। इनमें जो 3 क्लासिफिकेशन है मैंने बताया, पहला लिखिए पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, दूसरा ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, तीसरा पैटर्नल मैटरनल अंकल अंट। इनको जो है इनको कहा जाता है फर्स्ट क्लास एयर कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेकेंड क्लास एयर कहा जाता है, और इनको थर्ड क्लास एयर कहा जाता है। जो पेरेंट्स चिल्ड्रन हो गए वो पहले क्लास एयर हो गए, मतलब वो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा उनको, जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। फिर ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग जो हो गए सेकेंड क्लास हो गए, और पैटर्नल या मैटरनल अंकल हैं, चाहे वो मैटरनल अंकल हो या पैटर्नल अंकल हो, चाहे अंट हो, वो थर्ड क्लास शेयरर्स में आ गए। ठीक है, ये सिया के अकॉर्डिंग शेयरर्स का क्लासिफिकेशन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए ये भी आप समझ गए। तो अब एक और चीज़ आप जान जाइए, रूल ऑफ एक्सक्लूजन। रूल ऑफ एक्सक्लूजन ये भी इम्पॉर्टेंट है। रूल ऑफ एक्सक्लूजन जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में फॉलो किया जाता है। ये रूल ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, कुछ लोगों को प्रायोरिटी दिया गया है। ठीक है, कुछ लोगों को प्रायोरिटी दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? क्योंकि जो वो ज़्यादा क्लोज़र हैं, जो ज़्यादा क्लोज़र रिलेटिव्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। ये क्यों है? टू प्रायोराइटाइज क्लोज़र रिलेटिव्स। क्लोज़र रिलेटिव को प्रायोरिटाइज करने के लिए ये रूल लाया गया, रूल ऑफ एक्सक्लूजन। तो जो रूल है वो कहता है, रूल कहता है कि लिखिए अ नियरर एयर एक्सक्लूड्स अ मोर रिमोट एयर इन द सेम क्लास। मैंने लिखा ए नियरर एयर, वो एयर जो कि नज़दीक का है, क्लोज है, वो एक्सक्लूड करता है अ मोर रिमोट एयर। रिमोट का मतलब दूर होता है ना, रिमोट दूर होता है। रिमोट डैमेज पढ़े होंगे आप, रिमोट लॉस पढ़े होंगे आप, तो कंट्रैक्ट में रिमोट एयर इन द सेम क्लास, जो रिमोट होते हैं, दूर के एयर होते हैं, उसी क्लास के, उसको एक्सक्लूड करता है। क्या करता है? एक्सक्लूड करता है, मतलब उसको डिप्राइव कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है लाइक अ सन एक्सक्लूड्स अ ग्रैंड सन। ठीक है, जब तक एक बेटा जिंदा है तो ग्रैंड सन को एक्सक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, ग्रैंड सन को नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा भाई प्रॉपर्टी। बेटा जिंदा है और ग्रैंडसन नहीं आ जाएगा प्रॉपर्टी लेने। अभी आपके ज़्यादा किसके प्रॉपर्टी लेने की बात आ रही है? यानी कि मान लीजिए ए है, ए का बेटा बी है और बी का बेटा सी है, तो ए की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ए की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो ए की प्रॉपर्टी लेने की बारी आएगी, इसके प्रॉपर्टी के डिवीज़न की बात आएगी, तो किसको मिलेगा भाई? बी को मिलेगा, किसी को मिलेगा भाई? बी को मिलेगा, सी को नहीं, क्योंकि बी नियरर है, बी नियरर है और सी रिमोटर है, फार्दर है। तो बी एक्सक्लूड सी। ठीक है, बी एक्सक्लूड सी क्योंकि बी क्लोजर है ए के। ठीक है, सी से, सी जो है वो 2 लेयर चढ़ के जाना होगा और बी एक ही लेयर में पहुंच गया। तो आप समझ गए ना कैसे कि नियरर फार्दर को एक्सक्लूड कर रहा है, नियरर रिमोटर को एक्सक्लूड कर रहा है। ए की प्रॉपर्टी को बांटने की बात आई तो बी को मिलेगा, ना कि सी को मिलेगा। ओके, तो ए सन एक्सक्लूड अ ग्रैंड सन। वैसे ही फादर एक्सक्लूड्स अ ग्रैंडफादर। अब मान लीजिए फिर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब सी की प्रॉपर्टी की अगर बात आई बांटने की, तो सी का फादर है बी, बी का फादर है ए, यानी ए ग्रैंडफादर हो गया। तो सी की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी भाई? बी को मिलेगी, बी को मिलेगी, ना कि ए को मिलेगी, क्योंकि ए दूर हो गया। ठीक है, समझ गए आप कितना आसान है। अब कुछ शेर याद कर लीजिए आप, कुछ लोग का शेर आप याद कर लीजिए। पहले लिखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि किसको कितना मिलेगा। तो शेयर ऑफ हस्बैंड क्या होगा? हस्बैंड यानी कि पति को कितना शेयर मिलेगा?
अब जैसे ही हम लिख रहे हैं कि शेयर ऑफ हस्बैंड क्या होगा, तो किसके प्रॉपर्टी की बात हो रही है भाई, किसके प्रॉपर्टी से मिलने की बात हो रही है, वाइफ का प्रॉपर्टी, तभी तो हस्बैंड लिखे है ना, मतलब हस्बैंड का शेयर का बात हो रहा है, तो नाम हस्बैंड है तो वाइफ की प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना। अगर लिख रहे हैं कि शेयर ऑफ सन क्या होगा, तो सन मतलब उसके पापा की प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना। अगर लिख रहे हैं वाइफ का शेयर क्या होगा, तो वाइफ यानी हस्बैंड का प्रॉपर्टी में कितना शेयर मिलेगा उसकी बात हो रही है ना। तो टर्म हस्बैंड है यानी कि वाइफ की प्रॉपर्टी में शेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात काफ़ी बेसिक था, लेकिन कई लोग को ये भी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हस्बैंड का शेयर भाई किसके प्रॉपर्टी से, उसके पापा मम्मी बहन भाई, अरे उसके पत्नी की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मान लीजिए उसकी पत्नी का डेथ हो गया, मान लीजिए आफ्टर वाइफ्स डेथ, व्हाट will be husband's share in wife's property, ठीक है। तो ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा कि किसकी बात हो रही है, ये इस वाले को समझा दिया मैं, हर बार आप समझ जाइएगा कि हस्बैंड के शेयर की बात कर रहे हैं तो उसकी वाइफ के प्रॉपर्टी में की बात कर रहे हैं कि वाइफ के डेथ के बाद वाइफ की प्रॉपर्टी में हस्बैंड का क्या शेयर होगा। अगर मैं लिखूंगा डॉटर का शेयर, तो यानी कि फादर के डेथ के बाद फादर के प्रॉपर्टी में डॉटर का क्या हिस्सा होगा, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात आप ऑलरेडी समझ गए। चलिए अब बताते हैं कि हस्बैंड का क्या शेयर होता है। तो लिखिए कि इनका शेयर जो होगा 1/2 भी हो सकता है, गड़बड़ सही से लिख देते हैं 1/2, या इनका शेयर 1/4 भी हो सकता है। 1/2 कब होगा, 1/2 जब होगा व्हेन नो चाइल्ड, और 1/4 होगा, पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, व्हेन देयर इज चाइल्ड। ये काफ़ी आसान होता है, एक बार आप समझ जाइएगा ना तो इसको याद भी करना ये सब काफ़ी इजी होता है। मैंने लिखा जब हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड के शेयर की बात हो रही है वाइफ के प्रॉपर्टी में, तो अगर इनके बच्चे नहीं हैं, अगर इनके बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड का शेयर 1/2 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आधा मिल जाएगा। और अगर बच्चे हैं तो हस्बैंड का शेयर 1/4 मिलेगा। बच्चे को कितना मिलेगा उसे बाद में देखेंगे हम, क्योंकि सबका शेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर बच्चे हैं तो हस्बैंड का क्या शेयर होगा 1/4, अगर बच्चे नहीं है तो 1/2। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि बच्चे हैं तो कम हो जा रहा है शेयर, 1/4 कम है ना 1/2 से, 1/2 आधा हो गया, 1/4 चौथा हिस्सा हो गया। तो बच्चे जिंदा है तो 1/4 मिलेगा हस्बैंड को, बच्चे नहीं जिंदा है तो 1/2 मिलेगा हस्बैंड को। शेयर ऑफ हस्बैंड हो गया। अब आगे हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ये पहला था इसलिए मैंने इतना समझा दिया। अब वाइफ का क्या शेयर होगा, वाइफ का क्या शेयर होगा, लिखिए कि 1/8 हो सकता है या 1/4 हो सकता है। 1/4 व्हेन देयर इज 1/8 व्हेन देयर इज चाइल्ड, और 1/4 व्हेन नो चाइल्ड। तो वाइफ को कितना हिस्सा मिलेगा, अगर बच्चे जिंदा हैं तो वाइफ को 1/8 मिलेगा, 1/8 मिलेगा। और अगर बच्चे मतलब जिंदा है मतलब बच्चे हैं अगर, तो जनरली बच्चे जिंदा होते हैं, अगर होते हैं तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बच्चे होते हैं तो जनरली जिंदा होते हैं। तो अगर बच्चे हैं ही नहीं तो 1/4 मिलेगा, अगर बच्चे हैं तो 1/8 मिलेगा। और किसकी प्रॉपर्टी से मिलने की बात हो रही है, वाइफ लिखा हूँ तो डेफिनेटली हस्बैंड के प्रॉपर्टी से मिलने की बात हो रही है। मतलब हस्बैंड के डेथ के बाद हस्बैंड के प्रॉपर्टी में वाइफ को 1/8 हिस्सा मिल जाएगा, अगर बच्चा जिंदा है तो 1/4 हिस्सा मिल जाएगा अगर कोई बच्चा नहीं है तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तीसरे पे आते हैं। अब लिखिए डॉटर को कितना मिलेगा। तो डॉटर को 1/2 मिलेगा कि अगर वो सिंगल डॉटर है, मतलब अकेली बेटी है तो। और डॉटर को लिख दिया 2/3 लिखना है, 2/3 मिलेगा इफ 2 और मोर डॉटर है तो। और डॉटर को सन का आधा मिलेगा अगर सन है तो, मतलब डॉटर विल गेट्स हाफ ऑफ सन्स शेयर इन प्रेजेंस ऑफ सन। अगर बेटा है तो बेटे के आधा मिलेगा। तो समझ गए ना, डॉटर को कितना शेयर मिलेगा, डॉटर को मिलेगा आधा मिलेगा, 1/2 मिलेगा अगर वो अकेली बेटी है। डॉटर को 2/3 मिलेगा अगर वो एक से ज़्यादा बेटी है। और अगर बेटा है, अगर सन है, सन के प्रेजेंस में डॉटर को सन का आधा मिलेगा। यानी कि सन को कितना मिलता है, सन को डॉटर से दुगना मिलता है। समझ गए, सन को
सन को डॉटर से दुगना मिलता है, तभी तो डॉटर को आधा मिल रहा है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फादर पे आते हैं। फादर को कितना मिलेगा? लिखिए, फादर को 1/6 मिलेगा इफ़ देयर इज़ सन ऑफ डिसीज्ड। मतलब क्योंकि फादर को मिल रहा है ना, तो उसके बेटे से मिल रहा है, और बेटा का भी अगर बेटा हो तब सन फादर को 1/6 मिलेगा। समझाता हूँ और लिख लीजिए, या 1/6 प्लस रेजिड्यू मिलेगा when there are one or more daughters of deceased, या रेजिड्यूअरी मिलेगा when no child of deceased। ठीक है, आइए आप समझते हैं। मैंने लिखा कि फादर को कितना मिलेगा? 1/6 मिलेगा इफ़ देयर इज सन ऑफ डिसीज्ड यानी कि इनका ही बेटा। फादर को मिल रहा है तो उनके बेटे की प्रॉपर्टी से बात हो रही है कि बेटे के प्रॉपर्टी से फादर को कितना मिलेगा। तो अगर बेटा का भी बेटा है, मतलब डिसीज्ड यहाँ तो सन ही है ना इनका, इस फादर का बेटा, तो अगर डिसीज्ड का भी सन है तो इनको 1/6 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उनको भी मिलेगा ना भाई, डिसीज्ड का सन है तो उसको भी तो प्रॉपर्टी मिलेगा। और अगर दूसरा कंडीशन कि व्हेन देयर आर वन और मोर डॉटर्स ऑफ डिसीज के एक या एक से ज़्यादा डॉटर है तो इनको 1/6 भी मिलेगा, और अगर बच्चा हुआ पोर्सन है तो वो भी मिलेगा, 1/6 मिलेगा, और आगे अगर बंटने के बाद बाकी में जो बचेगा वो भी मिलेगा। और कोई बच्चा नहीं है डिसीज का, यानी कि इनके बच्चे का कोई बच्चा नहीं है, तो इनको जो भी बचा हुआ पोर्सन है सब मिलेगा, रेजिड्यूअरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई अगला पेज आ जा। किसका हो गया था? फादर का हो गया। अब आइए मदर को कितना मिलेगा? मदर को मिलेगा 1/6 इफ़ देयर इज़ चाइल्ड, अगर बच्चे हैं, या 1/3 इफ़ नो चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं है तो 1/3। समझ गए? आसान है। 1/6 अगर कोई बच्चा है तो 1/3 मिल जाएगा, अगर कोई बच्चा नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस भी ख़त्म होता है, आपका इनहेरिटेंस भी ख़त्म होता है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। सबको समझ में आया कि नहीं इनहेरिटेंस? सबको समझ में आया कि नहीं इनहेरिटेंस? बाबू बता दीजिए। ठीक है, आइए अब आपको गिफ्ट दिलवाते हैं। किसको किसको गिफ्ट पसंद है? किसको किसको गिफ्ट लेना पसंद है और देना पसंद है? हमको तो ना दे सकते हैं बट लेना नहीं पसंद है, देना भी उतना नहीं पसंद है, क्योंकि गिफ्ट सेलेक्ट करना, चूज करना बहुत ही हेक्टिक काम होता है। सबसे ख़राब काम हमको यही लगता है कि सोचो कि इसको क्या गिफ्ट देना है। तो कोई बता दे कि ये चाहिए तो देने में सही है, और लेना तो हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आइए इसी के साथ गिफ्ट शुरू करते हैं। गिफ्ट को भैया कहते हैं हिब्बा, कहते हैं हिब्बा। ठीक है, गिफ्ट को कहते हैं हिब्बा। गिफ्ट का कंसेप्ट सब कोई समझता है। जो गिफ्ट का क्या मतलब होता है, आपने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा है तो गिफ्ट समझते होंगे, ठीक है, या पर्सनल लॉ में भी गिफ्ट समझते ही होंगे। गिफ्ट जो होता है वो एक वॉलंटरी ट्रांसफ़र होता है और इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? आइए टर्मिनोलॉजी लिख देते हैं। इट इज़ अ वॉलंटरी ट्रांसफ़र, इमीडिएट ट्रांसफ़र, विदाउट कंसिडरेशन, फ्रॉम डोनर टू डोनी। देखिए ये सब पॉइंट से पूरा गिफ्ट का डेफिनेशन बन जाएगा। ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ इसी से डेफिनेशन बन जाएगा। मैंने कहा कि गिफ्ट क्या है भाई? गिफ्ट एक वॉलंटरी ट्रांसफ़र है। वॉलंटरी ट्रांसफ़र समझते हैं आप? स्वेच्छा से देना। ज़बरदस्ती गिफ्ट लिया जा सकता है क्या? ज़बरदस्ती कुछ लोग लेते हैं ज़बरदस्ती गिफ्ट, लेकिन ज़बरदस्ती लिया जा सकता है क्या गिफ्ट? नहीं। तो वॉलंटरी ट्रांसफ़र है गिफ्ट। इमीडिएट है, तुरंत देना, ये नहीं कि देंगे तुमको अगले जन्म में देंगे, गिफ्ट है इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है, विदाउट कंसिडरेशन। पैसे लेकर गिफ्ट दिया जाएगा क्या? या किसी भी तरह का कंसिडरेशन, इवन एक्सचेंज भी नहीं। एक्सचेंज भी गिफ्ट नहीं है, ठीक है, एक्सचेंज इज़ नॉट अ गिफ्ट। विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए कंप्लीटली। फ्रॉम डोनर टू डोनी, जो देने वाला होता है उसको डोनर कहते हैं, ठीक है, जो गिफ्ट देता है उसको डोनर कहते हैं, जिसको दिया जाता है उसको डोनी कहते हैं। याद रहेगा सबको? डोनर मतलब देने वाला, डोनी मतलब लेने वाला। यानी कि यहाँ पे ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप।
ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, परमानेंटली ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, और बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बदले में कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है भाई, नहीं तो दुख हाथ लगता है, कुछ भी आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे तो यहाँ भी किस गिफ्ट में भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कुछ बदले में हमको देगा। आपको स्वेच्छा से दे देना है जितना भी देना है, और ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर देना है। इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए। चलिए इसका एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड हिब्बा। वैलिड हिब्बा यानी वैलिड गिफ्ट का क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होता है। पहला लिखिए डिक्लेरेशन बाय डोनर। भाई जो डोनर है, डोनर का मतलब देने वाला, गिफ्ट देने वाले को डोनर कहते हैं। तो डोनर मस्ट क्लियरली एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू गिफ्ट टू डोनी। डोनी को देना है, ये एक्सप्रेस करना होगा डोनर को, और क्लियरली एक्सप्रेस करना होगा उसका जो इंटेंशन है टू गिफ्ट हिज प्रॉपर्टी, ये उसको एक्सप्रेस करना होगा। डोनर मस्ट एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू गिफ्ट का इंटेंशन को एक्सप्रेस करना होगा। और ये जो डिक्लेरेशन है वो ओरल भी हो सकता है या रिटेन भी हो सकता है, बट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, किसी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। क्लियर है सबको क्लियर है? दूसरे पॉइंट पे आया जाए तो आइए दूसरा लिखिए, एक्सेप्टेंस बाय डोनी। अब भाई एक दे रहा है तो दूसरे को लेना भी पड़ेगा, ये नहीं कि वो दे रहा है हम ले नहीं और गिफ्ट हो गया। एक्सेप्टेंस बाय डोनी यानी कि डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट, डोनी मस्ट एक्सेप्ट गिफ्ट। और ये जो है एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है या इम्प्लाइडली भी हो सकता है, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और अगर डोनी माइनर है, माइनर डोनी भी हो सकता है। अगर डोनी माइनर है तो उसके बदले कौन एक्सेप्टेंस करेगा? उसका गार्जियन करेगा। माइनर है तो गार्जियन एक्सेप्ट करेगा, गार्जियन। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। 2 हो गया, तीसरा हो गया, 2 हो गया ना। डिक्लेरेशन बाय डोनर पहला एसेंशियल हो गया, दूसरा एक्सेप्टेंस बाय डोनी, तीसरा लिखिए डिलीवरी ऑफ। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? डिलीवरी ऑफ पोजेसन भी डिलीवर करना होगा। मतलब जो डोनर है मस्ट डिलीवर द पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी, डोनर मस्ट डिलीवर द पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी टू किसको भाई? डोनी को ही करेगा ना, ताकि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो। टू कंप्लीट ट्रांसफ़र कंप्लीट करने के लिए पोजेसन को डिलीवर करना होगा, डोनर को डिलीवर करना होगा डोनी को। और इट कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। ये तो आप समझते ही होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये एक्चुअल डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने अगर टीपीए पढ़ा होगा तो जानते होंगे। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब एक्चुअल सच में ही दे देना। मैं अगर आपको अपना फ़ोन गिफ्ट करूं और सच में फ़ोन जा करके आपको दे दूं तो एक्चुअल डिलीवरी हो गई है। और अगर मैं फ़ोन अपने पास ही रखा हुआ हूँ, कहूँ कि ठीक है अपने फ़ोन का पासवर्ड बता देते हैं तुमको, तो मान लो डिलीवर हो गई, तो नहीं ना माना जाएगा वो डिलीवरी, क्योंकि एक्चुअल डिलीवरी नहीं होगी। तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब फिजिकली हैंड ओवर करना, मतलब फिजिकल हैंड ओवर करना को एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब कोई ऐसा चीज़ डिलीवर कर देना जिससे मान लिया जाता है कि वो चीज़ दे दी गई कंस्ट्रक्टिवली, भले ही फिजिकली नहीं दे दी गई। जैसे सबसे पॉपुलर तो ये होता है कि अगर चाबी दे दिया गया, कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसका चाबी दे दिया गया, क्या दे दिया? की दे दिया गया। या कोई डॉक्यूमेंट दे दिया गया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दे दिया गया, तो मान लिया जाता है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया, क्योंकि वो आपके पोजीशन में हो गया। चाबी गया तो चाबी के बिना तो चलेगा नहीं, तो आपके पोजीशन में हो गया कि डिलीवरी कर देना, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी चीज़ का डिलीवर कर देना, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करने से भी गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 जो है एसेंशियल था, सबको याद रखना है। पहला एसेंशियल डिक्लेरेशन, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा डिलीवरी ऑफ पोजीशन। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकता है? क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकता है? मुस्लिम लॉ में नो, नहीं कर सकता है। लिखिए कि प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट एट
टाइम ऑफ गिफ्ट। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट करते समय प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं किया जा सकता। और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल भी होना चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। तो प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, समझ गए ना? वो प्रेजेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, करेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और वो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं चले कहाँ का प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है। वो एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी और स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो गिफ्ट हो सकता है, वैलिड गिफ्ट। और जो डोनर है, डोनर कैसा होना चाहिए? डोनर कैसा होना चाहिए भाई? डोनर कैसा होना चाहिए? डोनर मुस्लिम होना चाहिए, और डोनर मेजर होना चाहिए, और डोनर साउंड माइंड होना चाहिए, तभी वैलिड गिफ्ट होगा। साउंड माइंड, ठीक है। डोनर मुस्लिम होगा, मेजर होगा, साउंड माइंड होगा, और ओनर ऑफ प्रॉपर्टी होगा। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी वो गिफ्ट कर सकता है। तभी वो क्या कर सकता है? गिफ्ट कर सकता है, वैलिड गिफ्ट कर सकता है। और डोनी कैसा होना चाहिए? डोनी यानी जो गिफ्ट ले रहा है वो कैसा होना चाहिए? डोनी कैसा होना चाहिए? तो ये कैन बी एनी पर्सन हो सकता है, ही कैन बी एनी पर्सन। लिख देता हूँ, एनी पर्सन, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर या एज भी। यानी कि माइनर भी ले सकता है गिफ्ट, माइनर भी ले सकता है गिफ्ट, कोई माइनर पर्सन भी गिफ्ट ले सकता है। यानी कि माइनर इज़ अ वैलिड डोनी। माइनर एक वैलिड डोनी है। डोनी मतलब एक्सेप्ट करने वाला गिफ्ट को। तो देने वाला मेजर होना ज़रूरी है। डोनर में मेजर था, डोनी में मेजर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, याद रहेगा ना। डोनर मुस्लिम भी ज़रूरी है, डोनर मेजर भी ज़रूरी है, डोनर साउंड माइंड भी ज़रूरी है। और डोनी जो है वो अनसाउंड माइंड है तो भी गिफ्ट लेगा। डोनी जो है माइनर है तो भी गिफ्ट लेगा। डोनी किसी रिलीजन का हो तो गिफ्ट लेगा, किसी जेंडर का हो गिफ्ट लेगा। और आपको पता ही हुआ कि अगर में भी चाइल्ड है तो भी उसका गिफ्ट वैलिड होता है, वो भी डोनी हो सकता है। लेकिन अगर वो जिंदा है, लाइव जन्म ले, तब मतलब ए गिफ्ट टू ए चाइल्ड इन द उम्ब इज़ वैलिड इफ़ दैट चाइल्ड इज़ लेटर बॉर्न ए लाइव। अगर वो जिंदा बॉर्न होता है तब वो वैलिड हो जाएगा। चलिए, एक टर्म है, वो बताइए क्या होता है? सदाका क्या होता है? सदाका, सदाका का मतलब आप लोग जानते हैं। इट इज़ अ, लिखिए, इट इज़ अ गिफ्ट फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस टू अर्न स्पिरिचुअल स्पिरिट। ये एक रिलीजियस पर्पज के लिए या चैरिटेबल पर्पज के लिए गिफ्ट है, स्पिरिचुअल मेरिट के लिए, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल मेरिट हासिल करने के लिए अगर आप किसी रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज के लिए गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको सदाका कहेंगे। क्या कहेंगे? सदाका कहेंगे। ये जनरली लोग जो है कम्युनिटी वेलफेयर के लिए करते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए करते हैं। और एक और लिख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर वैलिड गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। देखिए, जब भी अंडर मुस्लिम लॉ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो रही है। ये मत समझ लीजिएगा अदर लॉज के अंदर। चीज़ें अदर लॉज में अलग हो सकती हैं, जो नेशनल लॉज है, लेजिस्लेशन से, उसमें चीज़ें अलग हो सकती हैं। जब भी मुस्लिम लॉ की बात कर रहा हूँ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। यहाँ हम लोग फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, TPA नहीं पढ़ रहे हैं या दूसरा लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप जानते हैं ना कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अंडर में उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट अगर राइटिंग में हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है सेक्शन 17 में, ओके। बट यहाँ पे है कि नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर वैलिड गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। चलिए एक और टर्म लिखिए कि गिफ्ट ऑफ मूसा क्या होता है? गिफ्ट ऑफ मूसा, इसको कहा जाता है अनडिवाइडेड शेयर।
तो इसको भी याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। मूसा जो होता है रिफर्स टू गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन जॉइंट या को ओन्ड प्रॉपर्टी। मूसा का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू ए गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर, ऐसा शेयर जो कि डिवाइड नहीं है, अनडिवाइडेड शेयर है। किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जो शेयर है अगर वो अनडिवाइडेड है, उसके गिफ्ट को मूसा कहते हैं। फिर से, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसका शेयर जो है अभी डिवाइड नहीं किया गया है, अनडिवाइडेड है, उसका अगर गिफ्ट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? मूसा कहते हैं, मूसा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ना, मूसा किसे कहते हैं। एग्जाम में अगर आएगा कि मूसा किसे कहेंगे तो गलत मत कीजिएगा। तो क्या ये वैलिड होता है? क्या गिफ्ट ऑफ मूसा जो है वैलिड होता है? अगर कोई प्रॉपर्टी डिविजिबल है, कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है और उसका जो अगर मूसा किया जा रहा है, गिफ्ट ऑफ मूसा, यानी कि अभी अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड है तभी तो मूसा है, तो क्या ये वैलिड होता है? नहीं। लिखिए, गिफ्ट ऑफ मूसा इन डिविजिबल प्रॉपर्टी इज इनवैलिड। अगर वो इनवैलिड होता है अनलेस डोनर डिलीवर्स पोजेशन ऑफ शेयर। तो जनरली ये क्या है? जनरल रूल है, एक तरह से जनरल रूल है। जनरली गिफ्ट ऑफ मूसा जो होता है किसी भी डिविजिबल प्रॉपर्टी का, वो इनवैलिड होता है। क्या होता है भाई? इनवैलिड होता है जब तक कि डोनर पोजीशन डिलीवर ना कर दे किसी भी स्पेसिफिक शेयर का, किसी भी स्पेसिफिक शेयर का पोजीशन डिलीवर ना कर दे, तब तक वो इनवैलिड माना जाता है। मूसा क्या होता है समझा चुका था मैंने। किसी जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर वो शेयर अनडिवाइडेड है, डिवाइड नहीं किया गया है, तो उसके गिफ्ट को मूसा कहते हैं। तो अगर किसी डिविजिबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट ऑफ मूसा किया जा रहा है तो वो इनवैलिड होगा जब तक कि डोनर जो है, मतलब गिफ्ट करने वाला, पोजीशन डिलीवर ना कर दे किसी स्पेसिफिक शेयर का। लेकिन ये वैलिड होता है अगर प्रॉपर्टी डिविजिबल ही नहीं है। मैंने क्या लिखा था? किसी डिविजिबल प्रॉपर्टी का। बट इफ प्रॉपर्टी इज इनडिविजिबल देन इट इज वैलिड। अगर प्रॉपर्टी इनडिविजिबल है तब ये वैलिड है। मान लीजिए कोई कुआं है, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे भाई? उसको कैसे काट के डिवाइड करेंगे? सीढ़ी हो गया, उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो स्टेयर केस हो गया, वेल हो गया, ये डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है। तो इसका जो है गिफ्ट ऑफ मूसा ये वैलिड होगा क्योंकि ये इनडिविजिबल है। बट कोई डिविजिबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट ऑफ मूसा इनवैलिड होता है, आप उसको डिवाइड करके बांटिए। चलिए, ये सब कुछ टर्म्स हैं स्पेशल गिफ्ट से रिलेटेड। एक और टर्म आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मर्ज उल मौत गिफ्ट्स। मर्ज उल मौत गिफ्ट्स, इसको कहते हैं डेथ बेड गिफ्ट्स। मरते टाइम कोई गिफ्ट करता है तो कहते हैं डेथ बेड गिफ्ट। याद रखिएगा, ये मर्ज उल मौत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं भाई? मर्जुल मौत गिफ्ट। अगर कोई पर्सन मर रहा होता है, कोई इतना बीमार होता है कि मरने वाला है, ठीक है, जल्दी जल्दी समझिए, कोई पर्सन इतना बीमार है कि वो मरने वाला है, कोई इसको क्रिटिकल इलनेस है, कोई उसको कैंसर हो गया है, उसका लास्ट स्टेज कोई बीमारी है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, बट वो लास्ट स्टेज में वो मरने वाला है। तो मरने वाली बीमारी से, ऐसा बीमारी जिससे मौत कॉज होने वाली है, उस टाइम पे अगर कोई गिफ्ट करता है तो उसको कहते हैं डेथ बेड गिफ्ट। नाम ही है ना, डेथ बेड गिफ्ट। उसको कहते हैं मर्ज उल मौत गिफ्ट। मर्ज उल मौत या डेथ बेड गिफ्ट कहते हैं। समझ गए? डेथ बेड गिफ्ट। अगर वो फैटल इलनेस से नहीं गुजर रहा होगा तो ये डेथ बेड गिफ्ट नहीं होगा वैलिड। फैटल इलनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैटल इलनेस होना चाहिए। ठीक है, और वो गिफ्ट उसी इलनेस के दौरान करना चाहिए और उससे उसकी डेथ भी कॉज होना चाहिए। इट कॉज्ड हिज या हर डेथ। उसकी डेथ भी एक्चुअली उसी इलनेस के कारण होना चाहिए। मान लीजिए फैटल इलनेस है भी और बच जाता है तो ये गिफ्ट वैलिड होगा? नहीं होगा गिफ्ट। ठीक है, मर्ज उल मौत यानी डेथ बेड गिफ्ट तभी वैलिड होता है जब इंसान फैटल इलनेस से गुजर रहा होता है और उसी इलनेस से उसकी मौत भी हो जाती है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और तब अगर वो डेथ कर गया देन इट इज़ ट्रीटेड एज गिफ्ट इंटर विवोस।
अब गिफ्ट इंटरव्यूअर्स क्या होता है भाई? गिफ्ट इंटरव्यूअर्स क्या होता है ये आप सभी जानते होंगे, प्रॉपर्टी लॉ पढ़े होंगे। इट इज़ गिफ्ट बाई वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। एक जीवित व्यक्ति जब दूसरे जीवित व्यक्ति को गिफ्ट देता है तो उसको गिफ्ट इंटरव्यूअर्स कहते हैं, ठीक है। एक जीवित व्यक्ति जब किसी जीवित व्यक्ति को गिफ्ट देता है तो उसको गिफ्ट इंटरव्यूअर्स कहते हैं। तो इसको क्या, डेथ बेड गिफ्ट को क्या ट्रीट किया जाता है भाई? गिफ्ट इंटरव्यूअर्स ट्रीट किया। एग्जाम में पूछेगा कि गिफ्ट मर्ज उल मौत जो है वो क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि अरे मरने के बाद वो गिफ्ट इफेक्ट में आया था, तो हो सकता है ये गिफ्ट इंटरव्यूअर्स ना हो, लेकिन नहीं, ये गिफ्ट इंटरव्यूअर्स होता है। अब एक और पॉइंट इससे रिलेटेड याद कर लीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड याद कर लीजिए कि इट कांट एक्सीड 1/3 ऑफ डोनर्स प्रॉपर्टी अनलेस heirs कंसेंट टू द एक्सेस। मान लीजिए 1/3 तक अगर गिफ्ट किया हुआ है तब तो सही है, 1/3 से ज़्यादा नहीं अलाउ होगा। अगर 1/3 से ज़्यादा कर दिया गिफ्ट तो नहीं वैलिड होगा। लेकिन अगर 1/3 से ज़्यादा भी किया है और लीगल जो ईयर्स है उनको प्रॉब्लम नहीं है, किनको प्रॉब्लम नहीं है? ईयर्स को प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर भी वैलिड हो जाएगा। समझ गए आप कि 1/3 तक वैलिड है, 1/3 से ज़्यादा तभी वैलिड होगा जब ईयर्स कंसेंट करे, मतलब ईयर, क्योंकि ईयर्स का भी तो राइट है भाई, तो ईयर्स कंसेंट करेंगे तभी 1/3 से ज़्यादा वैलिड होगा। चलिए ये गिफ्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखिए वक्फ, लिखिए वक्फ। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। वक्फ लिखिए, वक्फ। वक्फ जी है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिखिए सेक्शन 3R ऑफ वक्फ एक्ट 1995 डिफाइंस वक्फ। वक्फ कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 3R ऑफ वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R में डिफाइंड है। और ये जो है वक्फ पे क्या होता है? इट इज़ डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर देना गॉड के ओनरशिप में, इसी को वक्फ कहते हैं। चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी हो। लेकिन पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ क्या होता है? लिखिए रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस। रट के रखिएगा पर्पज़ को, रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस, इसी पर्पज़ के लिए वक्फ हो सकता है, इसी पर्पज़ के लिए वक्फ हो सकता है। और आगे आते हैं, जो पर्सन अपने प्रॉपर्टी को वक्फ पे दे रहा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाकिफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाकिफ़ कहते हैं। तो वाकिफ़ जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, ये तो तभी तो वक्फ करेगा। और इनको क्या करना होता है? डिक्लेरेशन करना होता है, DCLARATION। ये डिक्लेयर करते हैं कि हम ये डेडिकेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। ये क्लियर मैनर में ये क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं कि हम डेडिकेट कर रहे हैं। और ये डिक्लेरेशन जो है, ये डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वाकिफ़ मस्ट डिक्लेयर, क्लियर टर्म्स में डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर रहा हूँ इस पर्पज़ के लिए, और पर्पज़ होगा रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस। ये डिक्लेरेशन ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। सबको याद हो रहा है ना? याद हो रहा है ना? और ये ओनर भी होना चाहिए, ही मस्ट बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का ओनर भी वाकिफ़ होना चाहिए तभी तो वक्फ करेगा। प्रॉपर्टी का ओनर भी वाकिफ़ होना चाहिए तभी तो वक्फ करेगा। मान लीजिए कोई किसी को स्कूल बनवाना है तो चैरिटेबल पर्पज़ हो गया ना, स्कूल बनवाना, मॉस्क बनवाना हो गया, कोई गरीबों की हेल्प करनी है, इन सब पर्पज़ के लिए ही वक्फ होता है। लेकिन इंटेंट होना चाहिए, मतलब ये इंटेंट होना चाहिए, रिलीजियस चैरिटेबल या पायस इंटेंट होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि वक्फ मस्ट बी परपीचुअल। ये परपीचुअल होना चाहिए, ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए, नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ये किसी ड्यूरेशन के लिए फिक्स नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम 5 साल के लिए वक्फ कर रहे हैं, 8 साल के लिए कर रहे हैं, 9 साल के लिए वक्फ कर रहे हैं। अगर गॉड को ओनरशिप में आप डेडिकेट कर रहे हैं तो टाइम बाउंड कैसे हो सकता है? वो हमेशा के लिए होगा। और लिखिए कि इट
इरिवोकेबल। वक्फ एक बार हो गया तो रिवोक नहीं हो सकता, इट कांट बी रिवोक्ड। आप वापस नहीं ला सकते हैं, गॉड के ओनरशिप में दे करके आप वापस नहीं ला सकते हैं। और लिखिए कि इट कैन बी मेड ओनली बाय अ मुस्लिम हु इज़ मेजर एंड साउंड। एक साउंड एंड मेजर मुस्लिम्स के द्वारा ही हो सकता है वक्फ, एक साउंड एंड मेजर मुस्लिम के द्वारा ही। और ओनरशिप किस में वेस्ट कर रहा है? ओनरशिप वेस्ट इन गॉड, गॉड में वेस्ट करता है, यानी कि अल्लाह में वेस्ट करता है। कोई पूछे कि क्या वक्फ प्रॉपर्टी को रिट्रांसफ़र किया जाता है, तो नो। वक्फ प्रॉपर्टी, ये सारे वक्फ के बारे में बता रहे हैं, रट के रखिएगा सारे पॉइंट, इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। एक और पॉइंट याद है, लिखिए कि कंडीशनल वक्फ इज़ वाइड। कंडीशनल वक्फ भी वाइड होता है, आप किसी कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते हैं। और वक्फ जो है वो मुस्लिम कर सकता है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी अलाउड होता है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली नॉन मुस्लिम प्रोहिबिटेड है। अगर आप, लेकिन आपको वो जो मुस्लिम लॉ का जो पर्पज़ है वो सर्व करना पड़ेगा, जो इस्लामिक प्रिंसिपल है और पर्पज़ है वक्फ के कंसेप्ट के पीछे, वो अगर आप फुलफ़िल कर पाएंगे, वो सारे सर्व कर पाएंगे, उन सारी चीज़ों को अबाइड बाई कर पाएंगे, तो नॉन मुस्लिम्स भी अलाउड है करने के लिए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को, उस पर्पज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मुस्लिम्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है, दे कैन ऑल्सो क्रिएट वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, वक्फ क्रिएट कर सकते हैं वैलिड। लेकिन प्रोवाइजो यही है कि आपको जो भी पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है वक्फ का, उन सारी चीज़ों से आपको मैच करना पड़ेगा, कोरोबरेट करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, तभी जा करके आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने किसी पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। चलिए, अब क्रिएट कैसे हो सकता है वक्फ? क्रिएट कैसे हो सकता है वक्फ? क्रिएशन ऑफ वक्फ दो तरीके हो सकता है। पहला इंटरव्यूस, दूसरा बाय विल। इंटरव्यूस का मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि जो वाकिफ़ है अपने लाइफ टाइम में ही वक्फ क्रिएट कर सकता है। वाकिफ़ अपने लाइफ टाइम में ही वक्फ क्रिएट कर सकता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, तो इसको वक्फ इंटरव्यूस कहेंगे। वक्फ इंटरव्यूस का मतलब हो गया कि वाकिफ़ अपने लाइफ टाइम में ही इमीडिएट इफेक्ट के साथ वक्फ क्रिएट कर दिया है। और बाय विल आप समझते हैं विल के द्वारा क्रिएट करना, ये एक तरह का टेस्टामेंट्री वक्फ हो गया। कैसा हो गया? टेस्टामेंट्री वक्फ हो गया। तो क्या ये इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, विल है तो बाई डेथ के बाद ही आएगा ना। विल पिक्चर में डेथ के बाद आता है वाकिफ़ के। और जब विल की बात आ गई तो विल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि फिर यहाँ 1/3 का लिमिटेशन आ गया। 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, लिमिटेड टू 1/3। 1/3 प्रॉपर्टी ही वक्फ कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब करेगा, तब कब करेगा? जब एयर्स कंसेंट देंगे। ऊपर भी हमने पढ़ा है, डेथ बेड ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि 1/3 का लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा के लिए एयर्स का कंसेंट चाहिए। वैसे ही वक्फ जो है अगर बाय विल कर रहा है तो 1/3 ही करेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा के लिए क्या चाहिए? एयर्स का कंसेंट चाहिए। और वक्फ का रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। वक्फ का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हो, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कौन करेगा प्रॉपर्टी को? मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी कौन करता है? मुतावली। लिखिए, जो कि क्या होता है? ट्रस्टी होता है। ये जो है या तो वाकिफ़ जो है अपॉइंट करता है, या वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता है, या कोर्ट अपॉइंट करता है। क्या करेंगे? ये मैनेज करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी को क्या करेगा? मैनेज करेगा। ट्रस्टी जो होता है या मुतावली जो होता है वो वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, और इनका अपॉइंटमेंट जो है वाकिफ़ करे, कोर्ट करे या वक्फ बोर्ड करे। पर्सनल गेन के लिए नहीं यूज कर सकता है। ठीक है। कांट, ये जो मुतावली है, कांट यूज़ फॉर पर्सनल गेन के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको थोड़ी दिया गया है। वो तो गॉड के नाम पे डेडिकेट किया गया है, गॉड के ओनरशिप में डेडिकेट किया गया है। इनको तो एज ए ट्रस्टी रखा गया, देखभाल करने के लिए। तो ये जो है मैनेज करने के लिए, ये जो है पर्सनल गेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और मुतावली जहाँ पे आ गया तो इसके साथ एक सजना नसीबी टर्म आता है। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना होता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोग जान लीजिए। और एक टर्म आता है
मुतावली और सजदा नसी, मुतावली और सजदा नसी, तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? कई बार एग्जाम में आता है इनमें डिफरेंस, मुतावली क्या है, सजदा नसी क्या है। मुतावली जो है ये एक तरह से ट्रस्टी या मैनेजर ऑफ वक्फ हैं, और सजदा नसी क्या है, ये जो है स्पिरिचुअल हेड है एक तरह से। मान लीजिए कोई दरगाह है, दरगाह का ही स्पिरिचुअल हेड है या रिलीजियस लीडर है, कोई दरगाह वर्गा का स्पिरिचुअल हेड होते हैं, सजदा नसी स्पिरिचुअल हेड को कहते हैं, और मुतावली जो है मैनेजर है, ट्रस्टी है वक्फ के। दोनों अलग अलग हुए ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा ना, एग्जाम में आएगा डिफरेंस तो बता दीजिएगा ना। तो इनका जो रोल है ये किस तरह का रोल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल परफॉर्म कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो है स्पिरिचुअल रोल परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रोल परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए काम दोनों का कितना अलग अलग है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, देखभाल करना है, ट्रस्टी का काम करना है, मैनेजर का काम करना है, एक स्पिरिचुअल रोल है, मतलब कि इनको जो है प्रेयर्स करना है, देखना है कि प्रेयर्स हो गया, जो रिचुअल्स होते हैं रिलीजियस रिचुअल्स वो करना है, इस तरह की चीज़, ब्लेसिंग्स इस तरह की चीज़ को स्पिरिचुअल रोल कहेंगे। इनका जो होता है जनरली जो होता है वो फिक्स्ड सैलरी होता है, क्या होता है, फिक्स्ड सैलरी होता है, वक्फ डीड में फिक्स होता है, इसमें वक्फ डीड में, और ये जो होता है इनका कोई फिक्स्ड सैलरी वाली नहीं है, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, फिक्स्ड सैलरी नहीं है, मतलब नो फॉर्मल सैलरी। कोई कुछ दे दे अपने मन से तो अलग बात हो गया, वॉलंटरी कोई ऑफर कर दे कुछ अलग बात हो गया, लेकिन फिक्स सैलरी नहीं है। और आप जानते ही हैं कि ये गवर्न होता है बाई वक्फ एक्ट से गवर्न हो रहा है, मतलब लेजिस्लेशन से गवर्न हो रहा है, और ये जो है ये कस्टमरी प्रैक्टिस से गवर्न होता है, कस्टमरी प्रैक्टिस से गवर्न होता है। तो ये सब मेन डिफरेंस था इन दोनों में, समझ गए डिफरेंस। मेनली ये ट्रस्टी का काम, मैनेजर का काम कर रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल हेड है। तो एग्जाम में आएगा डिफरेंस तो बता दीजिएगा, अगर देगा कुछ क्वेश्चन पूछेगा ये किसका काम लग रहा है, मुतावली का या सजदा नसी का, तो समझ जाइएगा स्पिरिचुअल नेचर का काम है तो सजदा नसी का, और मैनेजर ट्रस्टी का काम है तो मुतावली का। चलिए अब एंड करने से पहले एक और चीज़ वक्त में हम लोग देख लेते हैं, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस, सी है CYPRES। अब इसका मतलब होता है, लिख लीजिए, एज नियरली एज पॉसिबल। ये इसका मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस जो है ये अटैच्ड है वक्फ के कंसेप्ट से। ये तब होता है, अभी बताया गया ना कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी होता है, वक्फ वो किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, किसी खास चैरिटेबल, किसी खास पायस ऑब्जेक्ट के लिए होता है। वो अगर वो ऑब्जेक्ट ही मान लीजिए सर्व नहीं हो पाया सकता है, वो ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट ही क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तब क्या होगा, तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस कहता है कि तब उस प्रॉपर्टी का यूज जो है उससे जितना करीब, वो जो ऑब्जेक्ट था, जो वाकिफ़ का ऑब्जेक्ट था, उससे जितना एज नियर एज पॉसिबल, एज क्लोज एज पॉसिबल जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके लिए यूज होगा, ठीक है। मान लीजिए एक कोई प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए ने अपना 40 लाख रुपए डेडिकेट किया कि गांव में एक लाइब्रेरी बनाया जाए। 40 लाख नहीं, मान लीजिए 4 लाख रुपए दिया, 4 लाख रुपए दिया एक लाइब्रेरी बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि लाइब्रेरी बनता, कि उसी गांव में एक लाइब्रेरी बनाया जाए विलेज में, मान लीजिए इससे पहले कि लाइब्रेरी बनता उसी गांव में सरकार ने एक उससे भी बड़ा लाइब्रेरी बना दिया, गवर्नमेंट ने उससे भी बड़ा लाइब्रेरी बना दिया। अब बताइए कि एक बड़ा सुंदर लाइब्रेरी बन गया है, तो एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाने का कोई मतलब बनता है, वो पर्पस सर्व होगा। तो जो इनका ऑब्जेक्ट था, पहले से कोई लाइब्रेरी नहीं था गांव में, तो इनका जो ऑब्जेक्ट था कि गांव में भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक बढ़िया सा पर्पस हो गया, एक चैरिटेबल पर्पस हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अब बनवाना एक तरह से पैसे का वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे अच्छा लाइब्रेरी, उससे बड़ा लाइब्रेरी ऑलरेडी बन गया है जो सबको एक्सेस भी हो सकता है। तो अब कहा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे अच्छे तरीके से पूरा हो गया हुआ है। अब जो है मान लीजिए कि इस पैसे का यूज़ अब किया जाएगा
एज नियर एज पॉसिबल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस अप्लाई होगा और कोर्ट कह सकता है कि ठीक है, इस पैसे का यूज क्या किया जाए, तो उसी लाइब्रेरी में बुक खरीदने के लिए कर दिया जाए, टू परचेज बुक, या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए कर दिया जाए। मतलब कोई भी एज नियर एज पॉसिबल बच्चों के भलाई के लिए, क्योंकि इनका पर्पज़ क्या था कि बच्चों का भलाई हो, गांव के बच्चों का भलाई हो। तो अभी भी बच्चों के भलाई के लिए ही उस पैसे का दूसरा यूज भी हो सकता है, दूसरा भी यूज हो सकता है। तो इसी को कह रहे हैं एज नियर एज पॉसिबल, एज नियर एज पॉसिबल, ठीक है। और नियर होना चाहिए तभी डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस हो रहा है, ये नहीं कि फार होना चाहिए, टू रिमोट। वो दे रहा था बच्चों के भलाई के लिए, और गाँव में मान लीजिए क्या हो गया, भोज कर दिया गया, फिस्ट कर दिया गया, भोज करके कि सब लोग खा लेते हैं, सब लोग खूब सारा खा लेते हैं बना करके, उस पैसे का 4 लाख का पार्टी कर लेते हैं। तो क्या एज नियर एज पॉसिबल है? ये नहीं है ना। वो बच्चों की भलाई के लिए कर रहा था, तो वो बच्चों के लिए भलाई के लिए ही दूसरा काम कर दिया जाए तो होगा एज नियर एज पॉसिबल। आई होप डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस आपको अब क्लियर हो चुका होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस कहता है कि जब जो वक्फ का जो मेन पर्पज है वो सर्व ना हो पाए, तो उसको एज नियर एज पॉसिबल दूसरे पर्पज सर्व किया जाता है, लेकिन वो करीब होना चाहिए, जो वाकिफ़ का इंटेंशन था उसके करीब होना चाहिए। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा विल डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं डिस्कस? विल। विल को कहते हैं वसीयत, कहते हैं विल को कहते हैं वसीयत। जो पर्सन विल क्रिएट करता है उसको क्या कहते हैं? टेस्टेटर। विल आप सभी जानते हैं कि विल जो है ये एक तरह का डिक्लेरेशन होता है। विल जो है एक तरह का ऐसा डिक्लेरेशन होता है जिसमें जो टेस्टेटर होता है वो अपना इंटेंशन शो करता है कि उसके डेथ के बाद उसका प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सभी को पता है ना। टेस्टेटर जो है उसके डेथ के बाद उसका प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको कितना मिलेगा, यही उस अपना इंटेंशन जाहिर किया रहता है विल में। यही विल होता है। विल क्रिएट करने वाला टेस्टेटर है, याद रखिएगा। टेस्टेटर इज द पर्सन हु क्रिएट्स विल। तो ये टेस्टेटर भाई कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कौन क्रिएट कर सकता है विल को? वो जो साउंड माइंड होगा वही कर सकता है, साउंड माइंड होगा वही कर सकता है। और मेजर होना चाहिए, मतलब 18+ होना चाहिए। क्या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन विल क्रिएट करेगा? अरे तो विल क्रिएट करेगा, प्रॉपर्टी डिवाइड कर देगा, तो क्या ही मतलब रहा जब वो साउंड माइंड ही नहीं था। तो साउंड माइंड होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, एज 18+ होना चाहिए। और कितना कर सकता है, कितना प्रॉपर्टी कर सकता है? अप टू 1/3 कर सकता है, अप टू 1/3 लिख लीजिए। ये बिना ईयर्स के कंसेंट के कर सकता है, इतना तो वो विदाउट ईयर्स कंसेंट के कर सकता है। 1/3 बिना ईयर्स के कंसेंट कर सकता है। मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम के द्वारा क्रिएट किया विल की बात हो रही है। और इससे ज़्यादा के लिए अगर इससे एक्सीड किया जा रहा है, इससे एक्सीड किया जा रहा है, इससे मोर हो रहा है, देन किसका कंसेंट चाहिए? देन ईयर्स का कंसेंट नीडेड, ईयर का कंसेंट का ज़रूरत पड़ेगा। 1/3 के बियॉन्ड जाने में, 1/3 के बियॉन्ड जाने में ईयर्स का कंसेंट का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब जब टेस्टेटर डेथ हो जाएगा, जब टेस्टेटर का डेथ होगा तो ईयर्स कंसेंट करेंगे तभी 1/3 से ज़्यादा वैलिड रहेगा। पता तो चलेगा बाद में ही। तो टेस्टेटर के डेथ होने के बाद 1/3 का वैलिडेशन तभी होगा जब बाकी जब ईयर्स हैं वो कंसेंट दे दे उस पर। और ये उसके लाइफ टाइम में नहीं होगा। ये कंसेंट जो होगा नॉट ड्यूरिंग टेस्टेटर लाइफ टाइम में नहीं होगा, उसके डेथ के बाद होगा। और क्या विल रिवोक हो सकता है? रिवोक हो सकता है, रिवोक यस ड्यूरिंग टेस्टेटर्स लाइफ टाइम। जब तक वो जिंदा है उसको रिवोक कर सकता है, बदल सकता है। समझ गए? विल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता इसको, इसलिए इतना ही आपको जरूरी है। विल 1/3 होता है, रिवोक हो सकता है ड्यूरिंग द टेस्टेटर्स लाइफ टाइम। और 1/3 के लिए कंसेंट नहीं चाहिए, 1/3 के लिए कंसेंट नहीं चाहिए। 1/3 से ज़्यादा होगा तो कंसेंट चाहिए। किसका कंसेंट चाहिए? ईयर्स का कंसेंट चाहिए। और कब चाहिए कंसेंट? नॉट ड्यूरिंग लाइफ टाइम के दौरान नहीं, मरने के बाद। इज इट ओके टू एवरीवन? आइए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, गार्जियनशिप। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिजानत कहते हैं या विलायत कहते हैं, ठीक है, गार्जियनशिप। तो गार्जियनशिप के बारे में जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको हिजानत या विलायत कहते हैं। तो जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है ये 3 कैटेगरीज ऑफ, ये 3 कैटेगरीज ऑफ
गार्डियनशिप को रिकॉग्नाइज करता है। GUARDIANSHIP गार्डियनशिप को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। पहला पढ़ते हैं, पहला लिखिए गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन का मतलब हमारे शरीर का गार्डियनशिप, इसको कहते हैं विलायत अल नफ्स, NAFS। और पर्सन का क्या मतलब हुआ? गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन की बात करें मतलब हमारे शरीर की, मतलब माइनर का जो फिजिकल वेलबींग है उसका, इट रिलेट्स टू माइनर्स फिजिकल वेलबींग। मतलब माइनर का अपब्रिंगिंग कैसा होगा, उसका एजुकेशन कैसा होगा, एजुकेशन, वेलफेयर, अपब्रिंगिंग, इससे रिलेट है। मतलब उसके कस्टडी से रिलेट कर रहा है, उसके केयर से रिलेट कर रहा है। माइनर का केयर कस्टडी से रिलेट कर रहा है, उसके अपब्रिंगिंग से रिलेट कर रहा है, उसके फिजिकल वेलबींग से रिलेट कर रहा है। इसका गार्जियनशिप कौन होगा? किसके हत्थे दिया जाए भाई? बच्चे को किसके हत्थे दिया जाए ताकि उसका भला हो जाए? तो चलिए बताते हैं किसके हत्थे दिया जाए। बताता हूँ, लिखिए प्राइमरी गार्जियन कौन होगा? प्राइमरी गार्डियंस कौन होंगे? लिखिए इंपॉर्टेंट आ गया हम लोग पाने। लिखिए फादर जो हैं ये नेचुरल माने जाते हैं, नेचुरल एंड प्राइमरी गार्डियन माने जाते हैं। एंड ये तो सबसे पहले कौन हो गए? फादर। फिर हो गए ग्रैंडफादर। ये कब आते हैं? इफ फादर इज डिसीज्ड और इनकैपेबल। और वो भी ग्रैंडफादर पैटर्नल की बात हो रही है, पैटर्नल की, मैटर्नल मत समझ लीजिएगा। पैटर्नल ग्रैंडफादर, जब फादर डिसीज्ड हैं या इनकैपेबल है तब पैटर्नल ग्रैंडफादर। सबसे पहले कौन? फादर। किसकी गार्जियनशिप की बात हो रही है? पर्सन के, यानी कि बच्चे का शरीर का। गार्जियंस ऑफ ए पर्सन का मतलब बच्चे का शरीर का, उसके कस्टडी का, उसके केयर का। कौन पहला गार्जियन होगा? फादर होंगे, वो नेचुरल गार्जियन माने जाते हैं। फिर ग्रैंडफादर, अगर फादर डिसीज्ड इनकैपेबल है तो ग्रैंडफादर। फिर कौन हो गया? एग्जीक्यूटर। और उनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय फादर और ग्रैंडफादर। तब वो हो जाएंगे, तब एग्जीक्यूटर का नंबर आएगा। लास्ट में कोर्ट आता है, जब किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोर्ट। इफ नो अदर गार्डियन इज अवेलेबल, तब कोर्ट पिक्चर में आ जाता है, कोर्ट स्टेप इन करता है। अगर फादर या ग्रैंडफादर ने किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया है तब वो आएगा, अगर कोई नहीं है तब कोर्ट। तो भैया इसमें मदर का क्या रोल है? तो आइए मदर का रोल देख लें। पहले सिया लॉ में देखते हैं, सिया लॉ में मदर का क्या रोल है? सिया लॉ में लिखिए मदर हैज़ custody of son until age of 2 years and daughter until age of 7 years। सिया लॉ के अकॉर्डिंग एक मदर को कस्टडी बेटे की कब तक मिलेगी? 2 साल तक। और बेटी की कब तक मिलेगी? 7 साल की उम्र तक। आसान है, क्लियर है। मदर को 2 साल बेटे की, 7 साल तक की बेटी की कस्टडी मिलेगी एज पर सिया लॉ। अब आते हैं फिर सुन्नी लॉ। मदर हैज़ कस्टडी ऑफ सन until एज ऑफ 7 years and daughter until प्यूबर्टी। ठीक है, क्लियर है। सन 7 years, डॉटर्स प्यूबर्टी। सुन्नी लॉ में
बेटे की कस्टडी मदर को 7 साल तक के बेटे की मिलेगी, और डॉटर जब तक वो प्यूबर्टी अटेंड ना कर ले, जब तक वो प्यूबर्टी अटेंड ना कर ले। ठीक है, ये सी और सुनी के अकॉर्डिंग मदर का कस्टडी कितने एज तक की मिलेगी, समझ गए आप। अब आते हैं दूसरे पे। ये पहला था गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन। अब दूसरा, गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं विलायत अल मैल। ठीक है, गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी को कहते हैं विलायत अल मैल। अब है कि माइनर्स के प्रॉपर्टी का कौन मैनेज करेगा, माइनर्स के प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा, किसको, माइनर्स के प्रॉपर्टी को हु विल मैनेज, हु विल टेक केयर, ये डील करता है। गार्जियंस ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब माइनर के प्रॉपर्टी का टेक केयर कौन करेगा, माइनर के फाइनेंशियल इंटरेस्ट का टेक केयर कौन करेगा। तो लिखिए, इसमें जो नेचुरल गार्जियन होते हैं कौन होते हैं, नेचुरल गार्जियन होते हैं वो कौन होते हैं, लिखिए फादर हो गए, देन कौन होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, देन कौन हो गए एग्जीक्यूटर, देन कोर्ट। ठीक है, इसके लिए भी नेचुरल गार्जियन कौन हो गए, फादर, देन पैटर्नल ग्रैंडफादर, देन एग्जीक्यूटर, देन कोर्ट। और इनको प्रॉपर्टी का टेक केयर करना है बच्चों के इंटरेस्ट में, ये नहीं कि खुद के इंटरेस्ट में। अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दें तो वो वैलिड नहीं होगा, बच्चों का इंटरेस्ट देखना है। अब आते हैं अगले पे, 3rd नंबर पे, गार्डियनशिप इन मैरिज में, इसको कहेंगे विलायत अल निकाह। निकाह का मतलब ही होता है शादी। अब ये बात करता है कि माइनर के बिहाफ पे शादी का डिसीजन कौन लेगा, ये जो है ऑथोरिटी टू कंट्रैक्ट अ मैरिज ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। माइनर का शादी कौन करेगा, या कोई इनकैपेबल पर्सन है उसका शादी कौन करेगा, इनसेन पर्सन का शादी कौन करेगा, कौन गार्जियन माना जाएगा जो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट गार्जियन जो कि डिसीजन लेगा कि इस बच्चे की शादी करनी चाहिए, इस अनसाउंड माइंड पर्सन की शादी किससे करनी चाहिए, कंट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है। तो आइए देखते हैं इसमें गार्जियन कौन हो गए, कौन हो गए गार्जियन, देखते हैं। सबसे पहले लिखिए फादर, फिर लिखिए पैटर्नल ग्रैंडफादर, फिर लिखिए मेल रिलेटिव्स। मेल रिलेटिव्स में कौन आ गए, जैसे कि ब्रदर हो गया, etc। तो जो भी मेल रिलेटिव्स होंगे, जो भी करीब होंगे मेल रिलेटिव्स, क्लोजर मेल रिलेटिव्स इन ऑर्डर ऑफ क्लोजनेस, वो डिसाइड करेंगे। सबसे पहले कौन हो गए फादर, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर, उसके बाद मेल रिलेटिव्स क्लोजनेस के ऑर्डर में, जो सबसे क्लोज वो फैसला लेगा। ठीक है, समझ गए आप। अब बताइए कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसका गार्जियन कौन होता है, फादर होता है कि मदर होता है। ये एक अलग ही केस है, ये एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है लिखिए गार्डियनशिप सोलली लाइज विथ मदर। यहाँ पे मदर का ही राइट है, मदर हैज़ सोल राइट ऑफ कस्टडी एंड गार्जियनशिप ऑफ
इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में मदर का ही सोल राइट है, गार्जियनशिप का भी और कस्टडी का भी, ठीक है। किसके केस में? इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में। फादर को रिकोगनाइज नहीं किया जाता है, फादर को नहीं किया जाता है, गार्जियन रिकोगनाइज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मुस्लिम लॉ। आप किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आएगा, आप बताइएगा प्लीज़। और इन जितना भी मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। 2 क्लास में मुस्लिम लॉ पूरा ही कंप्लीट हो गया। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 था और ये लेक्चर नंबर 2 है। दोनों मिल करके पूरा मुस्लिम लॉ हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इन सबको रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट कर पाएँ, लगा पाएँ। मुस्लिम लॉ में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है आप। और अच्छे से आप सब कुछ पढ़ते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे, फिर आप सारे सब्जेक्ट्स रट लेंगे, याद कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, टॉप कर जाएंगे। हर साल की बात है, इस साल भी आप लोग लीगल नैरेटिव का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग नए हैं उनको पेड बैच के बारे में शुरू में बताए थे, देख लीजिए, ये पेड बैच का डिस्क्रिप्शन है। जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है, जिसको नहीं ज्वाइन करना है नहीं कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने का। आप अगले साल ज्वाइन कर लेना, इस साल ज्वाइन करने का कोई नीड नहीं है। जिसको इसी साल नीड लग रहा है वो इसी साल ज्वाइन कर ले और जल्दी जल्दी LLM ख़त्म कर ले। नहीं तो LLM जल्दी ख़त्म करने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग लॉ पास किए हैं तो 3 साल का टाइम है अभी जुडिशरी का एग्ज़ाम देने में, जब तक कि जजमेंट ओवररूल नहीं हो जाता है। और 3 साल समय आपको व्यतीत करना है, तो 1-2 साल तैयारी में भी चला जाए तो कोई बात नहीं। मजाक कर रहा था मैं। जिसको जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ और इसी साल एडमिशन पाना सुनिश्चित कर पाएँ, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। टाटा, बाय बाय, नमस्ते। मुस्लिम लॉ समाप्त होता है, बाय।